वेलकम स्टूडेंट। हमने चैप्टर शुरू किया था धातु संकुलों में ऊष्मागतिक तथा गतिज पक्ष, थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो है कि स्टेबिलिटी को इफेक्ट करने वाले कारक धातु से रिलेटेड भी हो सकते हैं, लिगेंड से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो हमने शुरू किया था धातु से संबंधित कारक, जिसमें कि फोर्थ कारक है किलेट इफेक्ट, किलेट प्रभाव। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये बताते हैं कि जो लिगेंड है वो एक दंतुक भी होते हैं, उनके पास एक परमाणु होता है जो धातु को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। लिगेंड द्विदंतुक भी हो सकते हैं, त्रिदंतुक भी हो सकते हैं, इसी तरह बहुदंतुक भी हो सकते हैं। तो कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु उपस्थित होते हैं और ये सभी दाता परमाणु एक साथ एक ही टाइम पर अपने इलेक्ट्रॉन युग्मों का दान करके धातु के साथ एक वलय का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक वलय युक्त संकुल बनता है जिसे हम कहते हैं किलेट। ठीक है। और ये एक दंतुक लिगेंड से जो बने हुए संकुल होते हैं उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं। किसी धातु संकुल में किलेट वलय की जो उपस्थिति है उसके कारण एक्स्ट्रा जो स्थायित्व आता है संकुल में, उसे ही हम कहते हैं किलेट इफेक्ट। ओके, उसे हम कहते हैं किलेट प्रभाव। अब किलेट में ज़्यादातर 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग होती है और वो किलेट सबसे ज़्यादा स्थायी होते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जो 5 या 6 मेंबर्ड जो वलय बनाते हैं उनमें परमाणु की संख्या ज़्यादा होने के कारण जो स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। परंतु जैसे जैसे मेंबर्स या जो लिगेंड में दाता परमाणु हैं उनकी संख्या कम होती जाएगी, वलय कम मेंबर वाली होगी, जैसे 4, 3, तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्ट्रेन बढ़ने लगेगा, जिसकी वजह से संकुल बहुत अधिक स्थायी नहीं होगा। अब 5 और 6 मेंबर स्थायी हैं, तो यदि लिगेंड में कोई द्विबंध नहीं है तो जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो ज़्यादा स्टेबल होगी इन कंपैरिजन टू 6 मेंबर्ड, और वलय में परमाणु की संख्या 6 से अधिक होगी तो वापस से उसका स्थायित्व कम होने लगता है। किलेट वलय का जो स्थायित्व है वो धातु के आकार पर भी निर्भर करता है। बड़े धातु के आकार वाले वलय में तनाव कम करने के कारण उनके जो 4 मेंबर किलेट हैं वो भी स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि धातु आयन बड़ी है। धातु आयन बड़े होने की वजह से बहुत ज़्यादा मेंबर्स नहीं होने पर भी वहाँ पर तनाव कम ही होता है, तो वो 4 मेंबर्ड रिंग भी स्टेबल होगी। अब एक ही लिगेंड यदि एक से अधिक रिंग बनाता है तो वो अनुनाद की वजह से वो भी स्टेबल है। कैसे स्टेबल है? ये हमने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। मेटल से ऑक्सीजन कनेक्टेड है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अदर ऑक्सीजन कनेक्टेड है बाय कोवलेंट बॉन्ड। इसी का हमने इसमें डबल बॉन्ड होने पर इसको हमने चेंज किया, स्ट्रक्चर चेंज करने पर ये अनुनाद होता है दोनों में। अनुनाद की वजह से दोनों स्ट्रक्चर स्टेबल हैं। तो इस तरह से अनुनाद भी किलेट का स्थायित्व बढ़ाता है। और ये कितने मेंबर्ड रिंग है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5। ओके। अब जो किलेट हैं उनके स्टेबिलिटी का जो मुख्य कारण है वो क्या होता है? वो होता है एंट्रोपी। अब देखो एंट्रोपी से कैसे स्थायित्व बढ़ेगा? एंट्रोपी को हम मानते हैं कि ये डिसऑर्डर का माप है, अव्यवस्था का माप है। संकुल में एक दंतुक लिगेंड जब रिप्लेस होते हैं और किलेट बनता है तो उस कंडीशन में क्या होगा? विलय में कणों की संख्या, पार्टिकल्स की संख्या में वृद्धि होती है।
ठीक है। वृद्धि होने से क्या होगा? अव्यवस्था बढ़ेगी, अव्यवस्था बढ़ने से स्थायित्व बढ़ता है। उदाहरण के लिए हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है, ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में ये हम देखते हैं हेक्साअमीन कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। इसको हमने 3EN, EN क्या है? इथाइलिन डाईअमीन। इथाइलिन डाईअमीन के 3 अगर अणु हैं हमारे पास, तो अगर ये रिप्लेस करते हैं अमीन को, क्योंकि EN इथाइलिन डाईअमीन बाइडेंटेट है, तो इसका एक जो लिगेंड है ये 2 बॉन्ड बनाएगा। तो जहाँ पर 6 अमोनिया की ज़रूरत है वहाँ पर हमें यहाँ पर हम रिप्लेस करके 3 इथाइलिन डाईअमीन से बॉन्डिंग करवा सकते हैं। तो इससे होगा क्या? पहले कुल पार्टिकल्स कितने थे? एक कॉम्प्लेक्स था और 3 हमारे पास लिगेंड, तो टोटल पार्टिकल हो गए 4। और जैसे ही हमने जो मोनोडेंटेट लिगेंड है इसको रिप्लेस किया है बाइडेंटेट लिगेंड से, तो अब हमारे पास पार्टिकल्स है 1 + 6 7। तो यहाँ पर क्या हुआ कि विलय में कणों की संख्या में वृद्धि हुई है, उसकी वजह से डिसऑर्डर हुआ है, अव्यवस्था, और अव्यवस्था की वजह से स्थायित्व इंक्रीज हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं हम EDTA का कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ संकुल। तो EDTA क्या है? इथाइलिन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इसके पास 6 परमाणु हैं, इस लिगेंड के पास 6 परमाणु हैं जो मैग्नीशियम या कैल्शियम के साथ बॉन्ड बनाकर किलेट संकुल का निर्माण करते हैं, जो कि बहुत अधिक स्थायी होता है। हमने पढ़ा होगा कि हार्ड वाटर में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, इनको हम EDTA की सहायता से जो कैल्शियम मैग्नीशियम है इनको हटा सकते हैं। तो हटाने का तरीका क्या होता है? हम एडिशन करते हैं EDTA का, जो कैल्शियम मैग्नीशियम है वो वाटर से अलग होकर इसके साथ कैल्शियम का EDTA के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है। उस कॉम्प्लेक्स को हम पानी से अलग कर लेते हैं। इस तरह से हार्ड वाटर को हम सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये हमारा EDTA का स्ट्रक्चर है। ये हमारा EDTA का स्ट्रक्चर है जिसके पास 6 लिगेंड है, जिसके पास लिगेंड में 6 परमाणु हैं जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अगर ये हाइड्रोजन हम हटा दें तो ये एज ए कार्बोक्सिलेट आयन हो जाएगा, जिसके पास 1 2 3 4 4 ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और 2 नाइट्रोजन है जो इलेक्ट्रॉन देकर धातु के साथ बंध बना सकते हैं। ये कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं। हम सभी जानते हैं EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है, 6 परमाणु है जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो कि वाटर में प्रेजेंट है उस आयन से EDTA की अभिक्रिया होती है, तो EDTA अणु 6 जल के अणु को रिप्लेस कर देता है और एक किलेट का निर्माण करता है। अब ये मान के चलते हैं कि स्ट्रक्चर इस तरह से होगी। 6 वाटर मॉलिक्यूल कैल्शियम के साथ अटैच्ड है, और जब हमने इसकी रिएक्शन करवाई EDTA से, तो EDTA ने कैल्शियम के साथ बॉन्डिंग कर ली और इस तरह से हमारा प्योर वाटर अलग हो जाएगा। अब ये बॉन्डिंग किस तरह से होगी? यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि एंट्रोपी में वृद्धि होती है और एंट्रोपी में वृद्धि से संकुल का जो स्थायित्व है वो बढ़ता है। तो इस प्रकार ये जो कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि EDTA एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है और कैल्शियम के साथ कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। इसका जो स्टेबिलिटी का मेन कारण है वो है इसकी किलेट संरचना, जिसमें कि 5 मेंबर्ड वाली 4 वलय हैं, और ये हम जानते हैं कि एक से अधिक अगर वलय होते हैं तो स्टेबिलिटी है उस कॉम्प्लेक्स की वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम वलय देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इस वलय की बात करें तो इसमें जो परमाणु हैं वो कितने हैं वलय में? 1 2 3 4 5। तो ये 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें कि लिगेंड के 4 परमाणु हैं और ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। अतः
जो किलेट कॉम्प्लेक्सेस हैं या ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं जिसमें किलेट वलय होती हैं वो ज़्यादा स्थायी होंगे। नेक्स्ट कारक है वो है क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व। तो क्रिस्टल फील्ड स्थायित्व क्या है? धातु संकुलों के स्थायित्व पर CFSC का प्रभाव हम इसमें पढ़ेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं प्रथम संक्रमण श्रृंखला के द्विधनीय धातु आयनों के एक्वा संकुलों के स्थायित्व पर विचार। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के धातु आयन ले रहे हैं जिनका कि वाटर के साथ कॉम्प्लेक्स बना है और इनकी स्टेबिलिटी का कंपैरिजन हम यहाँ पर करेंगे। हमने इस चैप्टर में पहले पढ़ा था कि जो केंद्रीय धातु हैं उनका आयनिक आकार जैसे जैसे कम होता है उससे बने संकुल का स्थायित्व बढ़ता है, क्योंकि धातु का आकार जितना छोटा होगा संकुल उतना ही अधिक स्थायी होगा। और ये हम जानते हैं कि एक आवर्त में आयनिक आकार लगातार कम होता है, घटता है। तो ये अपेक्षित है कि संक्रमण श्रृंखला में परमाणु संख्या बढ़ने पर जो एक्वा संकुल है उनका स्थायित्व लगातार बढ़ना चाहिए। तो उस अपेक्षित स्थायित्व को हमने डॉटेड लाइन से शो किया है, कैल्शियम से लेकर जिंक तक। ये मैंगनीज है इस पॉइंट पर, यहाँ पर जिंक है और यहाँ पर कैल्शियम है इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक हमने स्ट्रेट लाइन से बताया है। जब हम इनके एक्वा संकुल लेते हैं और उनके log K के मान को M+2 आयनों के d इलेक्ट्रॉन की संख्या के साथ एक आरेख बनाते हैं। यहाँ हमने क्या किया, x पर लिया कैल्शियम से लेकर जिंक तक आयंस लिए इनटू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और y डायरेक्शन में हमने लिया इनकी log की वैल्यूज़। इनका जब हम एक ग्राफ बनाते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, अपेक्षित तो ये है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, परंतु जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उसमें हमें डबल हम्प्ड मिलता है, एक तरह से डबल हम्प्ड मिलता है। तो ये हो गया कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। ये उसी पोजीशन पर है जिस पोजीशन पर इनका अपेक्षित स्थायित्व था। इनके स्थायित्व में कोई चेंज नहीं है, परंतु उसके अलावा जितने भी आयंस हैं उनका जो स्थायित्व है वो उनकी अपेक्षा से अधिक है। जितना हमने अपेक्षित स्थायित्व उनका बताया, उनकी कंपैरिजन में जो रिजल्ट आते हैं उनके अकॉर्डिंग उनका स्थायित्व ज़्यादा है। ठीक है, तो ये जो डबल हम्प्ड है ये किसका है? अगर हम मेटल का वाटर के साथ हेक्सा एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो हमें डबल हम्प्ड मिलता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्थायी क्या हुआ? कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक। तो इनके स्थायी होने का क्या कारण है, किस तरह से इनका स्थायित्व बढ़ रहा है, इसकी व्याख्या के लिए हम ये मान के चलते हैं कि वाटर एक दुर्बल लिगेंड है। दुर्बल लिगेंड होने की वजह से यह उच्च चक्रण संकुलों का निर्माण करता है और उच्च चक्रण संकुलों के निर्माण के साथ हम उसकी CFSC मान, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का मान निकाल सकते हैं। इनके मान के आधार पर हम इसका स्थायित्व बता सकते हैं। तो CFSE क्या होता है? CFSE ऊर्जा की वह मात्रा है जो D कक्षकों के विभाजन के बाद हमें मिलती है। विभाजन करने के फलस्वरूप जो हमें मात्रा मिलेगी वो है CFSE ऊर्जा। इसके कारण संकुल को एक अतिरिक्त स्थायित्व भी मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि जितना अधिक CFSE का मान होगा संकुल को उतना ही अधिक स्थायित्व प्रदान करेंगे। अब यहाँ पर ये हमने एक टेबल बताई है जिसमें कि D1 से D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने CFSE के कुछ मान दिए हैं जिनके आधार पर हम उनका स्थायित्व बता पाएंगे। तो Dn है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर D1 से लेकर ये D10 तक
ये हमने निकाला है जिंक तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर डी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। इसी तरह से हमने इसका CFSE की वैल्यूज़ निकाली हैं। तो CFSE की वैल्यूज़ अगर डी में 0 इलेक्ट्रॉन है तो मान 0 होगा, डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो मान 0 होगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है तब भी मान 0 होगा। तो इस तरह से D0, D5 और D10 के लिए उच्च चक्रण अवस्था में CFSE का मान 0 होता है। इसको हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि डी कक्षकों के विभाजन से इन विन्यास वाली धातुओं के चक्रण संकुलों में कोई अतिरिक्त स्थायित्व प्राप्त नहीं होता है। कैल्शियम +2 में D0 होगा, डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। मैग्नीज +2 में डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 है और जिंक +2 में डी में इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 है और इन सभी के लिए CFSE का मान 0 है। अतः इन संकुलों को कोई अतिरिक्त स्थायित्व नहीं मिला है, जिसके कारण log K का मान अपेक्षित जितना ही है, प्रैक्टिकली वही मान आता है जितनी हम अपेक्षा रखते हैं। और यही कारण है कि इन तीनों आयनों के log K का मान सरल रेखा पर ही पड़ता है। अन्य सभी आयनों के लिए CFSE का कुछ न कुछ मान अवश्य है, जो कि इसको अतिरिक्त स्थायित्व देता है, जैसे कि 0.4, 0.8, 1.2, 0.6, 0.4, 0.8। तो इनकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इनको मिलती है और इस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ही इनके स्थायित्व बढ़ते हैं। हम जानते हैं कि D1 विन्यास में CFSE का मान D3 तक बढ़ता है, फिर जैसे ही D5 आएगा मान वापस से 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या और बढ़ने पर CFSE का मान दोबारा बढ़ता है और D6 से D8 तक आने पर CFSE का मान फिर से कम होता है, जो कि ये हम इस टेबल में बता सकते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि log K के जो ग्राफ है उसका जो नेचर है वो CFSE में चेंजेस के साथ चेंज होता है। इस प्रकार CFSE के संकुलों का स्थायित्व हम यहाँ पर बता रहे हैं। तो जो CFSE जो हैं वो संकुलों के स्थायित्व को इफेक्ट करते हैं। प्रथम संक्रमण श्रृंखला के धातु आयनों की जल योजन एंथैल्पी तथा उनके लवणों की जो जालक ऊर्जा है उसमें भी जो परिवर्तन है वो सरल रेखा पर ही अपेक्षित है, लेकिन इनके भी डबल हम्प्ड कर्व मिलते हैं जिनकी व्याख्या भी हम CFSE के आधार पर कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ कंप्लीट किए हैं कारक जो कि धातु आयन से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कारक पढ़ेंगे जो स्टेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, परंतु वो लिगेंड से संबंधित कारक होंगे। धन्यवाद।